क्वेश्चन पूछे? चलो बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URTI? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URTI? UTRI? बताओ बताओ, लिखो फास्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URTI? अपर रेस्पिरेटरी यस ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यस बेटा, वेरी गुड। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग पार्ट? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग पार्ट? Conducting part of respiratory tract? क्यों इतना स्लो क्यों लिख रहे हो बेटा? डेफिनेशन टाइप से कुछ भी वन लाइनर आंसर दो। कौन है कंडक्टिंग पार्ट ये नहीं पूछ रहे हो। कंडक्टिंग पार्ट से क्या समझ? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग पार्ट? एयर पासिस। ठीक है। मतलब एक पाथ जो प्रोवाइड कर रहा है ट्यूब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो पोर्शन जो सिर्फ एयर को पास करा रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर रहा है, एक्सचेंज नहीं कर रहा है। ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या हो जाएगा? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा, मतलब जो एल्वोलाइज जो कैपिलरीज से कनेक्टेड होंगे और वहां पे ब्लड और उस ट्रैक के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा हो। ठीक है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, क्या पढ़ाया था कल मैंने? नेजल टर्बाइनेट्स। नेजल टर्बाइनेट्स, टाइप्स ऑफ नेजल टर्बाइनेट्स। नेक्स्ट बताना, पार्ट ऑफ लैरिंग्स। दोनों के आंसर करो, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करो। ऑल्सो नोन एज, फास्ट रिप्लाई करो बेटा, फास्ट। मिताली पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? एडिक्वेट, मेकिंग एयर टेम्परेचर एडिक्वेट। फंक्शन नहीं पूछा था बेटा, टाइप्स पूछा था, टाइप्स। नेजल टर्बाइनेट्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं और नेम? सुपर, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। हाँ सिंपल तो है, कौन सा इसमें नाम याद करना था? पोजीशन के अकॉर्डिंग था। अपर साइड वाला सुपीरियर टर्बाइनेट, लोअर वाला इंफीरियर और बिटवीन वाला मिडिल। सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर
टर्बाइनेट। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा, पार्ट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के पार्ट, एक इमेज में था, मैंने कहा था नोट डाउन करना। चलो अच्छा मैं दिखा देती हूँ दोबारा, ये नोट डाउन होना चाहिए सबके पास। एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस। क्लियर? एंड वोकल, वोकल कॉर्ड क्या है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिनके वाइब्रेट होने से हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से जनरेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? ना धीरे धीरे जवाब दो कि बस जवाब ही आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब की बात कर रहे थे। ऑल्फैक्टरी बल्ब मीन्स विच रिलेटेड टू योर स्मेल। स्मेल जो आप स्मेल सेंस कर रहे हो ना, टेस्ट बड आपके ओरल कैविटी में थे। ऑल्फैक्टरी बल्ब या ऑल्फैक्शन की यूनिट, ठीक है, जो सेंस करे, एक आपको फ्रेग्रेंस का सेंस कराएं कि स्मेल है, ऑर्डर है, फ्रेग्रेंस है, कैसा है वो, उसको सेंस कराती है ऑल्फैक्टरी बल्ब। आर अ पेयर ऑफ स्वेलिंग above the olfactory epithelium, above ध्यान रखना ओपनिंग रहेगी, उसका हेयर लाइक अपेंडेजेस निकला होगा एपिथेलियम पे, एंड अंडरनीथ द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। अब ये लिख के मार्क कर लेना, जब हम ब्रेन स्कल पढ़ाएंगे ना बेटा, वहां पे ये आएगा फ्रंटल लोब क्या होता है। फ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन दैट ट्रांसमिट ऑर्डर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोज टू द ब्रेन। अब एक तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ब्रेन की कहीं तुम्हें कोई ओपनिंग दिख रही है क्या? ब्रेन की कोई ओपनिंग दिख रही है क्या? इज देयर एनी ओपनिंग जो ब्रेन से डायरेक्ट ओपनिंग आपको दिख रही हो, या अभी तक की पढ़ाई में आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं है ना? वेरी गुड। ठीक है, बैक ऑफ स्कल कहाँ बेटा? जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से लोअर वाला पोर्शन? नहीं, वहां पे भी ओपन नहीं, वो सील है बेटा। ठीक है, सील है, उसके अंदर से आपका स्पाइनल कॉर्ड का अटैचमेंट बन रहा है, और बोन्स जो स्कल के लोअर वाला पोर्शन है, पंडाइल वाला पोर्शन है, वो वहां से आ रहा है बाहर। वो पूरा आपका क्रैनिएटा बॉक्स के अंदर है, क्रैनियम बॉक्स के अंदर। क्लियर? लेकिन एक जो बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे आईज का सेंसरी सिस्टम, ये भी बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, लेकिन ओपनिंग नहीं है। दिस इज नॉट एन ओपनिंग। जिसने इन्वायरमेंट को फेस किया हुआ है, आईज के आगे आपकी कॉर्निया वगैरह वाली पूरी लेयर बैठी हुई है, ठीक है, अंदर है। लेकिन नेजल वाला पोर्शन आपका ऐसा है जो आपको इतना तेजी से स्मेल, किसी चीज की फ्रेग्रेंस फील होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ कि ब्रेन की एक ओपनिंग है जो नेजल चैम्बर में हो रही है। जो ऑल्फेक्शन वाला है, ये डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन के सिस्टम को जा रहा है, डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, एंड दिस इज द ओपनिंग। इसको आप ओपनिंग की तरह ट्रीट करते हो, मतलब है ये ट्रीट क्या करते, ठीक है। इसलिए आप देखो, जैसे मुझे माइग्रेन है, तो मुझे माइग्रेन के लिए मेरा एक तो आंख से आई शाइट, मैं क्या देख रही हूँ, बहुत तेज रोशनी है, जैसे मेरे घर में अभी तुम लोग कभी आते तो हो नहीं, चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं, एकदम धूप नहीं आती है, दिन में मैं धूप अलाउ ही नहीं करती हूँ। मतलब धूप देख लिया तो हो गया धूप वाला हाल। ऐसा नहीं है, धूप मुझे एनर्जी देती है, मेरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है। अभी मैं थोड़ी सी ऐसी बात तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूँ। फिर जैसे किसी चीज की फ्रेग्रेंस से परेशान हो जाए, माइग्रेन उठ जाए, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन है। अस्थमैटिक पेशेंट, उनको भी देखो फ्रेग्रेंस से, उनके सामने अगर अस्थमैटिक पेशेंट के सामने कभी बहुत एकदम क्या है, बहुत तीखी स्मेल, तेज स्मेल वाला परफ्यूम अगर कोई स्प्रे कर दे, तो उनको प्रॉब्लम आने लगता है, उनके ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, बिकॉज दैट इज डायरेक्ट कनेक्शन। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे ब्रेन से एक ओपनिंग आ रही है, ठीक है बेटा। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब, वापस आ जाते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब है, उसको सिग्नल कहाँ से आ रही है? सिंपल, ऑल्फैक्टरी नर्व। अभी बेटा हम नहीं है, एनसीईआरटी पे नहीं है, आ रहे 2-3 स्लाइड में आ जाएंगे।
एंड देन ट्रांसमिट देम टू ब्रेन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंटर तक ये ट्रांसमिट हो जाएगा, जिससे आपको फील आएगा कि क्या आपने जो आपने लिया है उसकी खुशबू कैसी है। ओके बच्चा, अब देखो इमेज से देख लो, हर चीज पढ़ते चलो और फिट करते चलो। ये हो गया ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, दीज आर ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ये आपकी क्या है, नेजल कैविटी। यहाँ से आपने जब भी स्मेल लेते हो तो आपको एयर पार्टिकल, एयर के साथ फ्रेग्रेंस पार्टिकल भी जा रहा है, ऑल्फैक्टरी पार्टिकल्स जाते हैं और वो ऑल्फैक्शन का सिग्नल देते हैं। और ये ब्रेन का वो पोर्शन है जो कहते हैं कि डायरेक्ट एक ही ओपनिंग है ब्रेन की। ये देखो, यहाँ से देखो बेटा, ये सेंटर तुम्हें दिख रहा है इस इमेज में, यू कैन रिलेट। और कुछ भी ऐसे डायरेक्ट नहीं गया हो। आई वगैरह स्ट्रक्चर जब हम पढ़ाएंगे आई ईयर, तो हम बताएंगे तुम्हें कि कैसे क्या ओपनिंग है आई में, बैक वाले पोर्शन तक ओपनिंग, सरफेस तक कैसे नर्व्स आई हुई है, कैसे वो सिग्नल को ट्रिगर करती हैं, वो सब बात वहां पे करेंगे। अभी ये चीज क्लियर है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, इसके थ्रू सप्लाई गया आपका ऑल्फैक्टरी सेंटर को। ओके, नाउ आ गया एनसीईआरटी। होमवर्क दिया था सबका कंप्लीट हुआ, एनिमल किंगडम से रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए, ब्रीदिंग सिस्टम को होमवर्क दिया था, कंप्लीट हुआ है बेटा? कंप्लीट हुआ, सबने एनिमल किंगडम पढ़ा? बताओ हाँ या ना। यस, ओके, वही पैराग्राफ है ये। अभी हम इस पे ज्यादा नहीं रुकेंगे, आप अच्छे से पढ़े हुए और रिवाइज किए हुए हो तो बोले। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी among different groups of animals. It depends on the level of organization and it depends upon the complexity of animal and habitat of animal। वो एनिमल कैसे हैबिटेट में है, किस तरीके से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat word आया, मार्क कर लो, and level of organization। क्लियर है? लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, coelentrates, platforms exchange oxygen and CO2 by simple diffusion over their entire body surface। गैस अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी वाया सिंपल डिफ्यूजन, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ। अर्थवर्म, एनालिडा use their moist cuticle layer, ठीक है, and insect have a network of tubes, tracheal tubes। क्या बोलते हैं इनको? What are these tubes? ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ये पृथ्वी के नाम से कौन एंटर किया क्लास में? पृथ्वी, देखो तुम्हारे कोई डुप्लीकेट भी आया है जो डॉट 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 पृथ्वी लगा लिया। बताओ बेटा, फास्ट बताओ। मॉइस्ट क्यूटिकल, क्या पूछा मैंने? नेटवर्क और ट्यूब्स, इंसेक्टा में। कॉकरोच एग्जांपल बता दो, एग्जांपल ध्यान कर लो। कॉकरोच में क्या पढ़े हो? ट्रैकियल ट्यूब्स में ओपनिंग को क्या बोलते थे? क्या हो जाता है तुम लोग को अभी कल भी बन लिया था नाम मैंने, स्पायरेकल। फास्ट रिप्लाई आना चाहिए, तो पता नहीं कहाँ अटक जाते हो। हाँ मुझे याद है था, इस टाइप से हो जाते हो या कहाँ चले जाते हो, कुछ याद तो था, क्या होता है पता नहीं। क्या होमवर्क किया? टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी एंड बॉडी का वेस्ट एयर टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर? होमवर्क करके आए हो ना तुम लोग, ये सब चीजें फटाफट बोलना चाहिए। वेस्कुलराइज्ड, व्हाट डू यू मीन विद द वेस्कुलराइज्ड?
सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगर रीड राइट और रिवीजन करके आए हुए हो तो ये सारी चीज क्या किसी ने मार्क करके रखी थी कि मैम से पूछना है, क्या बस पढ़ डाल दिया? झोंका हवा सा है कि बस पढ़ दिया मैम, हमको तो सब आ जाता है। अब डांट खाने की तरफ मुड़ रहे हो तुम लोग। आकाश फटाफट बताओ, व्हाट डू मीन बाय वेस्कुलराइज्ड? मनाली, समृद्धि, सार्थक, इकरा, ईशा, परिया, आशना, रिप्लाई फास्ट। वेसल्स की सप्लाई होनी चाहिए। हाँ, वेस्कुलर सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको रिलेट करना है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड की सप्लाई, सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, हाईली सप्लाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे हाईली ब्लड का सप्लाई होगा, और ब्लड की सप्लाई हाई होगी तभी तो गैसेस डिफ्यूजन होगा। क्लियर? इसको बोल रहे हैं गिल्स। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। ध्यान रखना, मार्क कर लेना बेटा, यहाँ से मैच द कॉलम का क्वेश्चन बनता है। ये ऑर्गन दे देगा और एक तरफ कॉलम दे देगा, उसको मैच करो। ठीक है, और घूमते रहते हो तुम लोग कि ये कहाँ पढ़ा है। यहाँ डायरेक्ट एक पैराग्राफ दे रखा है और पूरा का पूरा एनिमल किंगडम में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोडा हैं, उनके पास क्या है? हाईली स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज गिल्स। ठीक है, सिर्फ फाइसेस में नहीं होगा, सिर्फ फिशेस में नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना। एंड मोलस्का, ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये टेबल बना लो। वेस्कुलराइज गिल्स, आगे लिख लो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। वेयर वेस्कुलराइज बैग्स called lungs, pulmonary respiration, pulmonary word is always related to lungs, ठीक है, are used by the terrestrial form। aquatic के पास क्या हो गया? gills, and terrestrial के पास क्या हो गया? एक फुल्ली डेवलप तो नहीं, लेकिन एक लंग्स डेवलप होना है, लंग्स जैसे स्ट्रक्चर वहां पे रहेंगे। ठीक है, और ऑर्थ्रोपोडा में तो आपने और रेंज भी देखा है, बुक लंग्स देखा है, बुक गिल्स देखा है। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पर्पस वही है, ब्रीदिंग ही करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, गिल्स, लंग्स। ठीक है, ये सिर्फ आर्थ्रोपोडा मोलस्का की बात हो रही है। तो टेरेस्ट्रियल मोलस्कन्स होंगे तो उनके पास बुकलंग्स लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, एंड एक्वेटिक होंगे तो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। among vertebrate fishes use gills, whereas amphibian, reptiles, birds and mammals respire through lungs। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लंग्स की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, कोई पंपिंग मैकेनिज्म पे है, कोई वैक्यूम मैकेनिज्म पे है। क्लियर? एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और फ्रॉग में हमने पढ़ाया, मतलब तुम्हें बताया भी हुआ है एनिमल किंगडम के टाइम, कि दो तरीके से रेस्पिरेशन होता है, या तो वाया लंग्स वो कर ले, या तो वो जब वेट वेट स्किन रहेगी और अपनी मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकते। हो गया सबका ये पैराग्राफ मार्क? कभी जो कह दो कि एनिमल किंगडम रिवाइज करके आओ और सारे आंसर आ जाए फट फटाफट, तो लेक्चर की बात ही क्या रहे ना। हो गई सबकी एनसीईआरटी मार्क? ये एनसीईआरटी की लाइन है, फुर्सत में बैठे थे तो थोड़ा आज कॉपी पेस्ट करके कलरफुल बना दिया है। नोट करने मत बैठ जाना, मार्क कर लो एनसीईआरटी में। हो गया बच्चा? सब सो रहे हो क्या तुम? यस बेटा, हाँ यस, तुम्हारा रिप्लाई देख लिया। यस, चलो, जिनका नहीं हुआ उनका हम क्या करें, करते रहना। ठीक है, एनसीईआरटी ली है सबने? एनसीईआरटी ली है सबने? 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, सब अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो और शो मी योर एनसीईआरटी।
छोटे बच्चों की तरह तुम पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी दिखाओ अपनी अपनी। पृथ्वी की दिख गई, यश की दिख गई, यश दिख गई बेटा। आयुष, सब ऑन किए रहो, ऐसे ऑन ऑफ मत करो, पता नहीं चलेगा किसका दिखा किसका नहीं। समृद्धि एनसीईआरटी ओपन, वेरी गुड। आकाश की ओपन है। प्रफुल्ल एनसीईआरटी दिखाओ। पर्या एनसीईआरटी दिखाओ बेटा। आकाश ऑफ कर लो, आकाश, प्रफुल्ल, पृथ्वी, समृद्धि ऑफ करो। प्रफुल्ल, इकरा, आशना, सार्थक, पार्टी करने बैठे हो सर, फटाफट ऑन करो। हाँ मनाली देख लिया। मनाली मार्किंग नहीं दिख रही है, ऊपर करो थोड़ा। मार्क कर रही हो ना? पर्या बेटा मार्किंग हो रही है। ओके सार्थक, क्यों नहीं लिया बेटा? लेके बैठो। ठीक है, सब एनसीईआरटी लेके बैठो। एटलीस्ट एनसीईआरटी से जो 85-88 क्वेश्चन आने हैं वो भी अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो फिर क्या दिक्कत रहेगी? दिक्कत मॉड्यूल है, मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, डायरेक्ट लाइन लिखी होती है, ये सारी लाइन होगी वहां पे। मार्क करो उनको। चलो बंद कर लो सब लोग, कैमरा ऑफ करो और एनसीईआरटी मार्क करो बैठ के ना। क्या हम बता रहे थे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखते हैं, हो गया एनिमल किंगडम खत्म हो गया। जिसने भी नहीं रिवाइज किया, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है, एक बार फिर से जाके पूरे फाइलम वाइज रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम को देख लेंगे। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉस्ट्रिल की ओपनिंग अपर लिप के ही ऊपर है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर जिसको नेजल कैविटी बोल रहे हैं, नेजल पैसेज के थ्रू वो नेजल चैम्बर तक ट्रेवल हो रहा है। क्लियर? नॉस्ट्रिल ओपनिंग अंदर अंदर की तरफ लीड्स हो रहा है नेजल चैम्बर तक, और वहां बीच में क्या है? नेजल पैसेज। The nasal chamber opens into the pharynx. कौन सा pharynx? Nasopharynx. Nasopharynx और oropharynx को कौन सा स्ट्रक्चर सेपरेट करता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ाई होगी बेटा कि हम कथा वाचेंगे और तुम बोलोगे स्वाहा। लास्ट लास्ट नर्वस सिस्टम तक जाते जाते तो सारे सिस्टम पढ़ डालोगे। अब सर सारे सिस्टम जब एक साथ वहां पे नर्वस सिस्टम में नर्वस सप्लाई पढ़ेंगे तो फिर कैसे भूल जाओगे? तो कैसे काम चले? युवला, वेरी गुड। Nasopharynx की बात हो रही है। A portion of which is the common passage for food and air. Pharynx chamber देखा था। The pharynx opens through the larynx region into the trachea. Larynx कल दिखाया था। Types portion भी देख लिए थे। Vocal box भी बोलते हैं इसको, यहीं पे ब्रैकेट में लिखो अपनी एनसीईआरटी में, vocal box. Larynx is a cartilaginous box. अच्छा यहाँ लिखना साउंड बॉक्स को। कार्टिलेजनस बॉक्स किस चीज का बना हुआ है? कार्टिलेजनस टिश्यू का। कार्टिलेजिनस टिश्यू है ये। कौन से टाइप ऑफ टिश्यू में आएगा कार्टिलेजिनस टिश्यू? एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव, कहाँ पे आएगा कार्टिलेजिनस टिश्यू? which helps in sound production and hence called the sound box or vocal box. कुछ पूछा मैंने? यस बेटा करेक्ट। किस टाइप के टिश्यू में आएगा? एक ही में तो वैरायटी है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव, यस करेक्ट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में। नर्वस में हो नहीं सकता, मस्कुलर में है नहीं, एपिथेलियल लेयर है नहीं, बचा क्या? कनेक्टिव। तो अभी तो मैंने डीप में गई नहीं कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो पहला आंसर तो फास्ट दो। चलो, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, अब ये फूड वाली बात होगी, रिलेट कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड नेजल ट्रैक्ट को रिलेट कर रहा है यहाँ। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये भी कार्टिलेज है।
कॉल्ड एपिग्लॉटिस. दिस इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स, सुपीरियर ग्लॉटिस के ऊपर है. क्लियर. टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये पार्ट पढ़ा था हमने. ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब. सेम वे में जैसे एसोफेगस एक स्ट्रेट ट्यूब है पोस्टीरियर जाते हुए, वैसे ही ट्रैकिया भी एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि आपके एसोफेगस के आगे. क्लियर. एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ एनसीईआरटी में छुपा हुआ, ध्यान रखना. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम से भी रिलेटेड है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ब्रीदिंग सिस्टम से भी रिलेटेड है. मार्क करना इसको. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो मार्क बनाते हो तुम लोग, व्हाट एवर द मार्किंग, तुम्हारे पूरे एनसीईआरटी की एक यूनिफॉर्म मार्किंग होनी चाहिए. जैसे मैं 3 स्टार 5 स्टार बोलती हूँ, उसको तुम स्टार से कर रहे हो, हैश से कर रहे हो, डॉट कर रहे हो. क्लियर. जिस तरीके के भी करो, साइंटिस्ट को एक कलर से करो, बट एक प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए ताकि उस मार्किंग से भी तुम डिस्टिंग्विश कर पाओ कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट. मिड थोरेसिक कैविटी. मिड मतलब थोरेसिक कैविटी के हाफ पोर्शन तक. क्लियर. विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा. ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. ट्रैकिया जो आप फटाफट ऐसे इमेज बनाते हो, फिर ऐसे बनाते आए हो छोटे से. अब इसकी टेक्निकलिटी को समझो. क्लियर. टेक्निकलिटी को समझो इसकी. यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें आप मिड थोरेसिक कैविटी के बाद ट्रैकिया का बाइफर्केशन हो रहा है. ठीक. एंड पीछे डॉर्सल साइड में जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसमें वर्टिब्री डिवाइडेड होती है, उसमें थोरेसिक वर्टिब्री की फिफ्थ वर्टिब्री, जो आप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ते होगे ना, ऐसे देखा है ना वर्टिब्रल कॉलम. अभी दिखाती हूँ मैं कुछ इमेज. ठीक है. तो जहां से थोरेसिक वर्टिब्री स्टार्ट हो रही है थोरेसिक कैविटी के पीछे वाले पोर्शन में, उसकी फिफ्थ वर्टिब्री पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ पीछे से लोकेशन दिया एंड फ्रंटल साइड में ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है और वो लेफ्ट और राइट ब्रोंक के लंग्स में ट्रांसपोर्ट करेगा ब्रोंकाई के. इज इट क्लियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो दिया हुआ है. ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra. डॉर्सल साइड में चला गया. क्लियर. इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. पहली बार ट्रैकिया डिवाइड किया है इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. ओके. क्लियर. Now next, each bronchi undergoes repeated division. Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi. Again देखो, अभी लोब पे आएंगे तो फिर से इसकी बात करेंगे. ठीक है. जैसे राइट लंग है, बड़ा होता है साइज में. लेफ्ट लंग थोड़ा सा मुड़ा हुआ छोटा सा है क्योंकि इस जगह पे हार्ट रहेगा आपका. ठीक है. अब यहाँ पे इसको क्योंकि 3 लोब में जाना है तो पहला जो सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा वो यहाँ 3 पार्ट में, यहाँ 2 लोब होते हैं 2 पार्ट में. देखेंगे हम लोग डिवीजन पूरा देखेंगे. अभी एनसीईआरटी के पॉइंट से समझ. ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी. मतलब क्या तुमने ट्रैक बनाया यहाँ पे, ट्रैकिया. ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई में भी ये है प्राइमरी. प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी डिवाइडेड इनटू टर्सरी ब्रोंकाई. जहां तक चलना है. क्लियर. एंड ब्रोंक्यूल्स. अब टर्सरी ब्रोंक्यूल नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, तो वहां पे आप नंबर नहीं बोल सकते हो, बस आपको सिंपल रखना है 10 to 15 ऐसे वेरी करता है, दोनों लंग्स के चैम्बर में वेरी करेगा. करेंगे इसके ऊपर. and bronchioles ending up in very thin terminal bronchiole. ये bronchiole हो गया. एंड bronchiole के बाद क्या आ गया आपका, टर्मिनल bronchiole. ठीक है. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि bronchiole और टर्मिनल bronchiole एक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो एल्वोलर जो एल्वोलाई के पास जा रहा है वो है टर्मिनल. मतलब ब्रोंक्यूल का पोर्शन एक ये हो गया, ये भी ब्रोंक्यूल है, एक ये हो गया, ये भी ब्रोंक्यूल है, तो इसको सिर्फ ब्रोंक्यूल कहा गया. इसको ये कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल में आ जाएगा, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में आ जाएगा. इज इट क्लियर बच्चा. ठीक है. कुछ इमेजेस देख लेते हैं. एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस
एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स्ड। अच्छा, एक अपर एसोफेजल स्फिंक्टर भी होता है, ठीक है। जो कार्डियक स्फिंक्टर की बात करते हैं वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। कभी अपर और लोअर से पूछे तो ये भी ध्यान में रखो। चलो आगे देखते हैं। तो लैरिंग्स, एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया देखो। लैरिंग्स है, ओके, पूरा वोकल बॉक्स है आपका, कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अंदर ही ट्रैकिया, ये ट्रैकिया में ओपन हो रहा है, फिर ट्रैकिया स्टार्ट हो गई। ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी के मिड तक आया, मतलब ये कहीं जाके ऐसा थोरेसिक कैविटी होगी, इतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा इसमें। एंड मिड तक आने के बाद वो डिवाइड हो रहा है टू ब्रोंकाई में, जिसको बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। देखो ये मार्क कर दिया, ठीक है। एंड टेक्निकल टर्म होता है लोकेशन ऑफ कैरेना, ये भी नोट कर लेना, थ्योरी में नहीं मिलेगा। लोकेशन ऑफ कैरेना, कैरेना इज दैट लोकेशन वेयर ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, जहां ट्रैकिया, वही फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के सामने, ठीक है। तो दिस इज वेंट्रली, एक्चुअली ये क्या है, लोकेशन ऑफ कैरेना। वेंट्रली ये लोकेशन ऑफ कैरेना है, और वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग ये क्या है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर। वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन हो जाएगी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? हम सब डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली सारे पोजीशन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ट्रैकिया डिवाइड हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई में, एंड देख रहे हो अब यहाँ पे, अब ये तुम्हारे तुम्हारे साइड से देखना, ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा। सामने क्या दिख रहा है वो मत देखना, ठीक है, कि मैम ये तो लेफ्ट दिख रहा है, ये राइट दिख रहा है। बार बार कहती हूँ तुम्हारा लेफ्ट तुम्हारा राइट, मेरी स्लाइड पे मत जाना। क्लियर है। लैरिंग्स, राइट लंग, ट्रैकियल कार्टिलेज बताया हुआ है, अभी बात करते हैं उस पर। कैरेना, दिस इज द लोकेशन ऑफ कैरेना, जहां से आपका ब्रोंकाई बनता है, प्राइमरी ब्रोंक। क्लियर। इसी को ब्रोंकस भी बोलते हैं, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। थ्योरी में आपको प्राइमरी ब्रोंकाई लिखा है, इसलिए आप ब्रोंकाई टर्म याद रखो। प्राइमरी पहली बार डिवाइड हुआ तो ब्रोंकाई, ठीक है। एंड आगे तक आप देख रहे हो ये फिर डिवाइड हो रहा है, ये अगेन डिवाइड हुआ है, डिवाइड, तो इसको बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स। ये डिवाइड डिवाइड, ब्रोंक्यूल्स। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। कार्टिलेज पहले भी बताया है कि ये सी शेप रिंग है, सी शेप हाफ रिंग स्ट्रक्चर है, कंप्लीट रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट रिंग है। हाफ भी नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट कहना ज्यादा करे, हाफ से ज्यादा है, ठीक है। ट्रैकियल कार्टिलेज स्टार्ट होती है आपकी ट्रैकिया से, और ये एंड होती है आपकी, मतलब ब्रोंक्यूल्स पे, नॉट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनेशन पे नहीं जाना है, ब्रोंक्यूल्स तक ये प्रेजेंट रहती है, ताकि ये जो ट्यूब है ये कोलैप्स न। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्टिलेज किस पोजीशन तक पाए जाते हैं? एल्वोलाई में कोई पूछे कि कार्टिलेज होता है क्या, कार्टिलेजनस रिंग होती है, तो नहीं होती, ठीक है। ये रियल इमेज है, कार्टिलेज निकला हुआ दिख रहा है आपको, इसका शेप देख लो आप, सी शेप, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जो आपकी विंड पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए। ये कौन सी पाइप है बेटा? फूड पाइप, एसोफेगस, ठीक है। ये क्या है आपका? ट्रैकिया, ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया, मतलब जो ट्रैकिया के अंदर का स्पेस हो गया, ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया। नाउ आई एम गोइंग टू मार्क, कार्टिलेज को मार्क कर रही हूँ, कार्टिलेज को मार्क कर रही हूँ, ये हो गया आपका कार्टिलेज, ठीक है। तो ये कार्टिलेज एक इसको रिजिड स्ट्रक्चर दे रहा है कि ये कोलैप्स ना कर जाए। ये बोन भी नहीं हो सकती थी, यहाँ पे बोन नहीं काम करेगी बेटा, ठीक है। इसको फ्लेक्सिबल भी होना है, इसलिए कार्टिलेज है यहाँ। और कार्टिलेज का भी टाइप याद रखना, जो आपकी ये ट्रैकिया की कार्टिलेज होती है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ गया? छोटी छोटी इमेज, छोटी छोटी बातें जरूरी हैं, ऐसे बनाओ, इसको लिखो एसोफेगस,
इसको लिखो ट्रैकिया, ट्रैकिया में फिर से ऐसे बनाओ सी शेप का, एंड उसको लिखो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। हाँ, एंटीरियर और पोस्टीरियर भी याद रखो, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ठीक है। डॉर्सल वेंट्रल में भी याद रखो, डॉर्सल साइड पे फूड पाइप है, वेंट्रल साइड पे आपकी विंड पाइप, ठीक है। ये इमेज मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये देखो, ये पूरा इधर से जाएगा रोटेट करके यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है यहाँ, ठीक है? ये फ्री स्पेस है, ओके क्लियर। यहाँ डिवाइड हुआ, देन डिवाइड अगेन हुआ, बाइफरकेट हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के आगे चलते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे जाके फिर डिवाइड हो गया, क्या बनाया इसने, एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, और पैकेट के अंदर फिर छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं, दैट इज एल्वुलर सैक, ठीक है। हाईली वेस्कुलराइज, वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे आ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से समझ लो कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वुलर सैक कनेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना, ये वाला पोजिशन। एक मिनट को फिर से देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, कंडक्टिंग पार्ट याद है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक है, चलो एक्सचेंज पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सचेंज, एक्सचेंज पार्ट कहाँ कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, याद है कल बताया था, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ये है, यहाँ से अब ये कैपिलरी के टच में, ये ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर सकता है, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई, एल्वुलर सैक, एल्वुलर डक्ट, ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्टेड होगा, मतलब तुम ये समझ लो कि एक ट्यूब है, उसको एक ही ट्यूब को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कह रहे हैं, यहाँ था तो ब्रोंक्यूल, यहाँ था टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वुलर सैक है आगे, तो इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कह रहे हैं, देन एल्वुलर डक्ट, देन एल्वुलाई, तो एक ही ट्यूब है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट नाम कह दिया गया आफ्टर ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल बनने के बाद, मतलब टर्सरी ब्रोंकाई के बाद उसके नाम बदलते जा रहे हैं, एंड टुवर्ड्स एल्वुलाई वो फाइन होता जाएगा, नैरोइंग हो रहा है, फाइन हो रहा है, और एक्सचेंज के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट इसमें लिखा नहीं है, एल्वुलाई, एल्वुलर सैक, इन सारे पोजीशन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर, CO2 अंदर, क्लियर है बच्चा। चलो आगे देखते हैं, फिर एनसीईआरटी का पॉइंट है, फिर से सी सिप क्यों है, कंप्लीट क्यों नहीं है, देखो बेटा जब एयर ट्रैवल करती है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो रिजिड हो जाएगा, बोन की तरह वर्क करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वो जो प्रेशर बिल्डअप करना है ना, प्रेशर, जब लो प्रेशर अंदर की तरफ होगा तभी बाहर से एयर आएगी, एंड जब हाई प्रेशर अंदर बनेगा तभी आप CO2 को एक्सेल कर पाओ, तो दैट्स वाई अगर ये एक ऐसा हमेशा ट्यूब बना दोगे तुम, और इस ट्यूब को ऐसे फुले रहना, जैसे जो सपोज इसको तुम उससे रिलेट करो, जो गार्डनिंग में पानी वगैरह देते हैं, तो पाइप को अगर तुम वाटर की सप्लाई देते हो तो वो फुली रहती है, रिजिड रहती है, एक अपने शेप को अटेंड किए रहती है, और जाके टैप ऑफ बंद कर दो तो वो श्रिंक कर जाएगी, वो तो हुआ कोलैप्स वाला फिनोमेनन, क्लियर। लेकिन ये जो आपको प्रेशर हाई लो करना है, प्रेशर हाई लो करना है, इसके लिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, अदरवाइज हर टाइम आपको एक एयर प्रेशर मेंटेन करके इसको देना पड़ेगा कि ये इस शेप में बना रहे, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तब अंदर प्रेशर हाई होगा और CO2 बाहर निकलेगा, एंड आगे पूरा उस तरीके से मेंटेन रहे, एल्वुलाई तक पूरा एक जो एयर प्रेशर मेंटेन करना है उसके लिए, तो इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये रिजिड हो जाएगा, तो वो यू कैन से फॉर द सम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज सी से, और पीछे की तरफ एसोफेगस भी है बेटा, ओके चलो, द ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई and initial bronchioles are supporting by incomplete cartilaginous ring, MCQ है, कहाँ कहाँ होता है ये देखो, यहीं पे आंसर मिल गया, तो trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles, not talking about the respiratory bronchioles, these have incomplete cartilaginous ring, आप अपने नोट्स में लिख लो सी से। These terminal bronchioles give rise to a number of very thin
irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli. बीच में ये गायब कर दिया इसने, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वुलर डक्ट। तो एकदम ध्यान से जो हम देंगे डिटेल वो पैसेज को नोट डाउन करना, बट एनसीईआरटी तो मार्क करके चलना ही है। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli, bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. ये पूरा जो एक नेटवर्क बन रहा है उसी से आपका लंग्स पूरा बन रहा है, अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये इमेज है, आप इस इमेज को देखो जो आपके काम की है, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। कल भी बात की थी थोड़ी बहुत, आज फिर से देखो। एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, क्लियर। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस दिया है यहाँ पे और थ्योरी में दिया है ब्रोंकाई, डोंट बी कंफ्यूज, सेम चीज है। प्राइमरी के साथ आ गया तो प्राइमरी ब्रोंकाई इज दैट ब्रोंकस, क्लियर। ब्रोंकाई एंड देन बाकी के नाम नहीं है, आगे आ जाते इधर, अभी इसको कवर करते तब बात करते हैं। एल्वोलाई, क्लियर। फाइन जो लास्ट में है उसको लिख दिया ब्रोंक्यूल, कौन सी ब्रोंक्यूल उससे मतलब नहीं, लास्ट, ठीक है। जहां पे एल्वोलाई जिससे अटैच्ड है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, एल्वुलर डक्ट देन एल्वोलाई, तो उस स्ट्रक्चर को लिखा है ब्रोंक्यूल। तो लेबलिंग एकदम एनसीईआरटी की लेबलिंग फॉलो होनी चाहिए। उसके अंदर क्या है, लंग्स, कट एंड ऑफ द रिब, इस पे भी बात करेंगे। रिब्स हैं, रिब केस बना रखे, क्योंकि आप ये सेक्शन देख रहे हो ना, तो यहाँ से रिब केस को कट किया होगा, इसलिए लिखा है कट एंड ऑफ द रिब। कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है, रिब्स की हड्डियों को कट कर दिया गया तो कट एंड दिख रहा है, ठीक है। कैविटी को कट किया गया, थोरेसिक कैविटी। देन प्लूरल मेम्ब्रेन, जो अभी आते हैं इस पे बात करेंगे, इसको इमेज से दिखाएंगे। जो लंग्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन है उसमें भी आउटर इनर पार्ट होता है और दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा वो प्लूरल फ्लूइड है। तो अभी यहाँ पे आपको जो लेवल में दिया उतना आप मार्क करो, सीक्वेंस वाइज मार्क करना, 1 2 3 4 5 6, जो हम सीक्वेंस दिखा रहे हैं वो लिखना बेटा, 5 6 क्या जरूरी है। बाकी चीजें आपकी कैविटी को बनाने के लिए है, तो कैविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर जो स्ट्रक्चर हो गया, चलो यहाँ से लिखते हैं। रिब को करते हैं 7, प्लूरल मेम्ब्रेन 8, मेम्ब्रेन के बीच में 9 एंड नीचे की तरफ 10 हो गया डायफ्राम, और स्ट्रक्चर तो लंग्स। क्लियर है, समझ में आया। इसमें जो आपका 7 है, 10 है, जिसको कट कर रही हो ध्यान से देखना, 9 है, 8 है, एल्वुलाई को भी कट कर सकते हैं बट ठीक है रहने। बाकी सारी चीज ये जिनको कट किया वो पैसेज का पार्ट नहीं है, वो ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो कैविटी का पार्ट है, ध्यान देते। ठीक है, लंग तो क्योंकि पूरा लंग है इसलिए उसको कट नहीं किया। चलो अभी देखो फिर से इस इमेज को, और ये इमेज ड्रॉ कर लोगे, मतलब पूरा इमेज नहीं, बस मेम्ब्रेन ड्रॉ करना, क्योंकि डिजीज समझने के लिए जरूरी है। जब हम प्लूरल फ्लूइड बताएंगे कि कहाँ पे इन्फेक्टेड हुआ, लंग्स की साइज कैसे छोटी बड़ी होती है, इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, तो ये टर्म आएंगे वहां पे। तो ध्यान से देखो, लंग्स की सरफेस देखा आपने, लंग्स ये है, वाइटल सरफेस इसका ये हो गया, ठीक है, मतलब लंग्स का सरफेस हो गया ऑर्गन का, और उसके ऊपर कवरिंग है तो आउटर, ठीक है, आउटर एंड इनर। आउटर को बोला गया पैराइटल प्लूरा, दैट इज आउटर, दोनों नाम लिखना, आउटर पैराइटल प्लूरा जो पीछे मतलब पेरीफेरी पे है, सबसे बाहर की तरफ, एंड विसरल प्लूरा जो लंग्स की तरफ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लूरल मेम्ब्रेन की, प्लूरल लेयर की वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो लंग्स के को फेस करती है, तो दैट इज विसरल प्लूरा या इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और बीच में क्या हो जाएगा बेटा, फ्लूइड भरा हुआ है, इसके लिक्विड है, उस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल, प्लूरल लिक्विड, जो कहाँ पे भरा होगा, प्लूरल स्पेस में। इज इट क्लियर। रफ एक इमेज बननी चाहिए। डायफ्राम मीन्स व्हाट, डायफ्राम बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक मस्कुलर पूरा आपका फ्लैप स्ट्रक्चर है,
जो इस कैविटी को सील करने में नीचे की तरफ से रोल प्ले कर रहा है, एब्डोमिनल साइड से रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे आपका स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन वाला पोर्शन आपने पढ़ा है ना, उसके ऊपर की तरफ डायफ्राम। ये थोरेसिक कैविटी की बात करें तो ये रिबकेज, अभी हम बात करते हैं उस पर भी आते हैं, ठीक है। बस अभी ये समझो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड मस्कुलर मूवमेंट हेल्प करती है। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल स्पेस जिसमें प्लूरल लिक्विड होगा, रिब्स है, लंग्स है। इस तरीके से आपको देख रहा है कि एक पूरी प्रॉपर आउटर लेयर से आप देखोगे तो यहाँ पे भी मसल्स हैं जो रिब केज को ऊपर नीचे करने में रोल प्ले करेंगे, इंटरकोस्टल मसल, इसकी भी बात करेंगे। अंदर लंग्स है, इसकी अभी बात नहीं करते हैं। लंग्स में एक विसरल मेम्ब्रेन है, एक प्लूरल मेम्ब्रेन की आउटर वाली पैराइटल मेम्ब्रेन है। उन दोनों के बीच में स्पेस है जहां पे एक फ्लूइड मेंटेन होगा, और ये फ्लूइड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी ये अंदर बाहर मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, थोरेसिक कैविटी की साइज बढ़ रही है, घट रही है, तो शॉक प्रिवेंट में मतलब उसको मैकेनिकल डैमेज होने में ये हेल्प करेगा। दिस इज लाइक कि आपका कोई सॉफ्ट फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है और आपने उसके चारों तरफ एक लिक्विड कम चैम्बर लगा दिया एंड उसके बाद एक लेयर लगा। ऐसा ही होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर वॉर्म में जब फीटस ग्रो करता है तो उसको भी मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। तो आप जस्ट समझो कि इधर से जब ये रिब बार बार इस पे टकरा रही हो, मतलब टकराती ऐसी नहीं है कि धक्का दे रही है, ठीक है, ये अटैच्ड है, दैट्स वाई पूरी एयर टाइट कैविटी है। अभी आते हैं उस पे भी, समझ में आ गया ये, भूलोगे तो नहीं। प्लूरल मेम्ब्रेन के दो पार्ट, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा विसरल की तरफ मतलब लंग्स की तरफ, पैराइटल प्लूरा बाहर की तरफ, ठीक है, कैविटी की तरफ, रिब्स की तरफ। क्लियर, दोनों के बीच में स्पेस है, वो स्पेस हॉलो स्पेस नहीं है, उसमें लिक्विड बना है जिसको प्लूरल फ्लूइड कह रहे हो। क्योंकि ये तुम्हारे लेबल में और थ्योरी में दिया है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन दिया है, चाहो तो एनसीईआरटी में ही इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर लो, पैराइटल एंड विसरल, आउटर एंड इनर, एंड लिक्विड इज प्लूरल स्पेस, प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है बच्चों? चलो फिर से आगे, एनसीईआरटी के पॉइंट है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ध्यान से एनसीईआरटी को मार्क करना, मैंने कल जो लिखवाया वही चीजें बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, सिर्फ पासेस दे रहा है, पाथ दे रहा है कि एयर तुम जाओ। क्लियर, यहाँ से डिफ्यूजन अभी नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाओ। वेयर एज द एल्वोलाई एंड देयर डक्ट, मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे लिख लेना बेटा, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट एंड आपका एल्वुलाई में एल्वुलर सैक आ जाता है, देन एल्वुलाई आ जाता है, एल्वुलर सैक देन एल्वुलाई। ये तुम्हें उल्टा पुल्टा दिखेगा, कभी एल्वुलाई बोलता है सैक को किसी इमेज में, किसी इमेज में एल्वुलर सैक अंदर बोलता है, एल्वुलाई बाहर में। मतलब जो ये अभी पैकेट देखा था ना तुमने, ये तुम्हें लेबलिंग अलग अलग मिलेगी। अब देखो यहीं पे मिल गई, अभी मैं यही बताने जा रही थी। ये पूरा उस लेवल में क्या था, एल्वुलाई, ये स्ट्रक्चर एल्वुलाई कह रहा है, और ये एल्वुलर सैक। किसी किसी इमेज में ये तुम्हें एल्वुलर सैक दिखेगा और ये एल्वुलर एल्वुलाई दिखेगा, ठीक है। एल्वुलर डक्ट जो कनेक्टेड है, एल्वुलस, इसके लिए मोर एक्यूरेट मुझे तो एल्वुलस टर्म सही लगा। मैंने एक बार रेफर भी किया था इंसाइक्लोपीडिया में, तो वहां पे भी एल्वुलस टर्म लिखा। चलो आगे देखो, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई। आपको एल्वुलाई यूज करना है, ये हम बता दें क्योंकि आपके बुक में एल्वुलाई दिया हुआ है। तो थोड़ा सा चीजों को कहीं पे बेसिक के हिसाब से ही पढ़ना रहता है। एल्वुलाई क्लियर्स इट फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर से हमारा बॉडी टेम्परेचर हायर होता है, क्लियर, तो बॉडी टेम्परेचर तक उसको मेंटेन करने के लिए, एयर को मेंटेन करने, और जस्ट सपोज आप किसी ऐसे आ, आ, किसी ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ पे बहुत गर्म हवा है, बहुत गर्म टेम्परेचर की एयर जा रही है, तो भी उसको लोअर द टेम्परेचर के लिए, तो बोथ आर एप्लीकेबल, ठीक है। बट जनरल हम जब बात करते हैं रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर,
तो वहां पे लेवल को टेम्परेचर को हाई किया जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिफाइज करेगा फॉरेन पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को, म्यूकस में कुछ माइक्रोब्स को, ये सब यहाँ पे ट्रैप होगा और तब वो कंडक्टिंग पार्ट से एक्सचेंज पार्ट तक ट्रेवल करेगा। उस ड्यूरेशन में भी उससे ये सारे फंक्शन होंगे। तो बेटा इसको मार्क कर लो, एनसीईआरटी का पॉइंट है, क्वेश्चन है। clears it from foreign particle, humidifies, humidify करेगा and also bring the air to body temperature। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Now next देखते हैं, exchange part of the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air। ये सब atmospheric air ही आई, अभी इसमें बॉडी से कुछ एंटर नहीं किया कंडक्टिंग पार्ट तक, तो आप उसको atmospheric air कह सकते हो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर ही आपके अंदर गई है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक, जब तक वो डिफ्यूज नहीं कर रही है, एक्सचेंज पार्ट तक नहीं पहुंची है, तब तक वो एटमॉस्फेरिक एयर है। इसलिए आप यही बोलोगे कि एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड में के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज, लंग्स के अंदर कोई दूसरी एयर नहीं है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक एयर ही गई है। एम आई क्लियर विद दैट पॉइंट? तुम लोग को समझ में आया? क्योंकि कहीं डिफ्यूजन नहीं हुआ, अभी बस एयर ट्रैवल कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज एटमॉस्फेरिक एयर। पूरी एनसीईआरटी एकदम कहते हैं ना, शरबत बना के पी जानी चाहिए, कोई भी वर्ड मत छोड़ो। अब ये क्या आ गई भला, कैसा है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ना? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? फटाफट रिप्लाई दो, इतना टाइम लग रहा है, बताओ। ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस, हाँ करेक्ट है, ठीक है। हार्ट में 2 बार ब्लड आएगा, तो कहाँ कहाँ से आएगा, चलो बताओ। हार्ट में कहाँ कहाँ से ब्लड आएगा, 2 बार आएगा तो? बात बताओ जरा, सिंपल। हार्ट में कहाँ से ब्लड आ रहा है? आर्टरी और वेन तो ब्लड को लाते हैं बेटा, कहाँ से आ रहा है, एक बार सुनो अभी ध्यान से, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या। एक बार बॉडी से ब्लड जा रहा है हार्ट में, उसके बाद हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स में, वहां पे ऑक्सीजन मिक्स होती है, एंड ऑक्सीजन के बाद मिक्स होने के बाद दोबारा हार्ट में आ रहा है। लंग्स तो पूरी बॉडी को ब्लड नहीं दे रहा, तो दोबारा जो हार्ट में आया और फिर बॉडी में जा रहा है। तो पाथ क्या है, सिंपल सा पाथ है, इसमें कहाँ से क्या कंफ्यूजन आ रहा है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अभी वेंट्रिकल की बात भी नहीं कर रहे हैं, चलो सिंपल सा बात है। हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, जब बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी में गया तो ये ऑक्सीजनेटेड रहेगा, बॉडी से हार्ट में आया तो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, हार्ट से लंग में गया तो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, लंग से हार्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड आ गया, तो हो गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये भी पता नहीं कोई कहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स है, और ये हमने पढ़ाया हुआ है। अभी हम यहाँ पे आर्टरी और वेन पूछ लेंगे, पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड जाता है, तो सोने लगोगे। बदमाश बच्चों, पढ़ते नहीं हो अच्छे से। चलो ध्यान से देखो, लंग्स एंड बॉडी पार्ट, हाँ सिस्टमिक, बॉडी को बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट, सिस्टमिक पार्ट, एंड लंग्स वाले पोर्शन को बोलते हैं पल्मोनरी। क्लियर, जैसे हिपैटिक टर्म यूज होता था तुम्हारा इसके लिए, लिवर के लिए, उसी तरीके से पल्मोनरी टर्म यूज होगा लंग्स के लिए।
तो सिंपल यू नो कि यहाँ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना है एंड CO2 को वहां से लेना है। तो आप जो एल्वोलाई वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, उस स्ट्रक्चर में इस तरीके से कुछ चल रहा है सिस्टम। ऑक्सीजन आ रही है, डिफ्यूज हो रही है, कैपलरी में जा रही है, एंड CO2 भी आ रहा है सिस्टमिक ब्लड वाला, एंड वो एंटर कर रहा है। अब मैं एक वीडियो तुम्हें भेजूंगी, देखना, लेकिन उस वीडियो में एक चीज गलत थी कि ब्लू ब्लू आरबीसी कन्वर्टेड टू रेड, और ये बड़ा कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है। आरबीसी इज ऑलवेज रेड बेटा, वेन में कहीं नीला खून नहीं बह रहा है, ना नीली आरबीसी है। थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है, डार्क और लाइट का, लेकिन दे आर रेड। ये इमेज इसलिए बनाई जाती है, इमेज इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप इसको डीऑक्सीजनेटेड और इसको ऑक्सीजनेटेड ट्रीट कर लो। तो बस वही एक मिस्टेक है उस वीडियो में, एनिमेटेड वीडियो है। मैं करूंगी उसको सेंड, या थोड़ा सा और पढ़ाने के बाद मैं कल दिखाऊंगी। चलो अभी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये मैकेनिकल पोर्शन देखते हैं। हाँ, ब्लू इज डीऑक्सीजनेटेड। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, एनसीईआरटी का पॉइंट है, फिर मार्क करो। विच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट, जो उसकी एनाटोमी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, दैट इज एयर टाइट। उसके अंदर न गैस आ सकती है किसी और पैसेज से, न गैस जा सकती है। एयर टाइट चैम्बर का मतलब समझ गए ना? पैसेज सिर्फ एक ही है, ट्रैकिया के ही थ्रू आएगा। दैट्स वाई सिस्टम को एयर टाइट बनाया गया है, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज थोरेसिक कैविटी से बाहर नहीं जा सकता ना, थोरेसिक कैविटी से अंदर आ सकता है। उसका जो पाथ है वही रहेगा, तभी ये वर्क करेगा। वैक्यूम क्रिएट होता है ना अपने लंग्स में, उसके लिए ये एयर टाइट होना जरूरी है। द thoracic chamber is formed dorsally, जो कल तुम्हें एक रिव्यू मतलब वो ऐसे बेसिक्स में बताया ही था। dorsally vertebral column, मार्क कर लो। ventrally by the sternum, this is chest bone, locomotion एंड मूवमेंट वाले पोर्शन में भी आएगा। laterally by the ribs, ठीक है, एंड ऑन द लोअर साइड by the dome shaped diaphragm। तो एक्सेप्ट डायफ्राम, अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू समझो। एक्सेप्ट डायफ्राम, ऑल द थ्री पोर्शन ऑफ थोरेसिक कैविटी आर बोन्स। एम आई क्लियर? वर्टिब्रल कॉलम भी बोन है, स्टर्नम भी बोन है, रिब्स भी बोन है, लेकिन डायफ्राम क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर, एंड इसका वॉल्यूम अप डाउन करना, वो काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम उसमें रोल प्ले कर रहा है। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume, any change, mark करो यहाँ से, any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs। अगर इस कैविटी को, जो ये चैम्बर बना तुम्हारा, चलो यहाँ ध्यान से देखो इस इमेज को, ये क्या हो गया? डॉर्सल वाला, मेरे साथ साथ देखो, अभी मार्क करना रुक जाओ। ये हो गया स्टर्नम, ये हो गया रिब्स, ठीक है, एंड ये यहाँ पे हो गया आपका डायफ्राम। सबको जोड़ दे, सबको जोड़ दे, बन गई थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी एयर टाइट है, याद रखना, एयर टाइट है। तो जैसे ही ये कैविटी का साइज बढ़ेगा, लंग्स अपने आप, जैसे कोई चीज एकदम वैक्यूम वाली चीज हो तो वो कैसे सरफेस को टच कर जाती है, टच करते हुए वो एक्सपेंड होगी, उसी तरीके से लंग्स अपने आप एक्सपेंड होता है जैसे थोरेसिक कैविटी बढ़ती है और आप सांस को अंदर लेते हो, इनहेल करते हो। क्लियर? तो पूरी कैविटी का साइज बदला, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? लंग्स पे, वही लिखा हुआ है वहां पे, वापस देखो। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, pulmonary cavity। तो thoracic cavity के अंदर lungs वाली जो cavity है उसको आप क्या बोलोगे? pulmonary cavity। तो सिंपल सा रिएक्शन क्या है यहाँ पे, क्या कंक्लूजन निकल रहा है? thoracic cavity के any change in volume, any change in volume, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूं, ये अभी अभी मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से तुम भी बना लेना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या यहाँ पे उल्टा लिखना चाहिए, इधर लिख लेते हैं, चेंज इन, चेंज इन पल्मोनरी कैविटी
is directly proportional to change in thoracic cavity. Is it clear? समझ में आया? क्योंकि वो एयर टाइट चैम्बर है, इसलिए उसमें कोई भी चेंज होगा तो उससे ही पल्मोनरी कैविटी, जो लंग्स की कैविटी है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन, उसमें लिक्विड ये सब पोर्शन आ जाएगा, वो कैविटी में चेंज होगा, मतलब लंग्स की बाउंड्री में चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज इन पल्मोनरी कैविटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन थोरेसिक कैविटी। और सिंपल से यहाँ क्वेश्चन पूछता है थोरेसिक कैविटी का पार्ट क्या है, तो वो गलत कर देते, उसमें लंग्स नहीं ले जाना है, लंग्स थोरेसिक कैविटी नहीं बना रहा है। समझ में आई ये बात? ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये सब एमसीक्यू है, एनसीईआरटी से इसलिए पॉइंट ले रहे हैं हम। यहाँ पे बढ़िया से एनसीईआरटी ने एक इमेजिनेशन दिया है पूरा अच्छे से थोरेसिक कैविटी को, जो मिसिंग था वो मैंने बताया था। अभी कंडक्टिंग पोर्शन जब मैकेनिकल इसका मैकेनिज्म देखेंगे वहां पे वो सब कवर हो जाएगा। स्ट्रक्चर इज गुड, स्ट्रक्चर सही दिया, क्लियर है? सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, तभी तो आप इन आउट कर रहे हो बेटा। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिना इन सारे रिब केस और मतलब ये पूरा मस्कुलर मूवमेंट डायफ्रैम और इंटरकोस्टल मसल्स को मूव किए बिना, अब बोन्स मूव नहीं होंगी, बोन्स मसल्स के अकॉर्डिंग हो रही है बेटा, मसल्स खींच रही है बोन्स को, क्लियर? दैट्स व्हाई आप जब सांस लेते हो तो देखो फूल रहा है आपका चेस्ट, पूरा आगे की तरफ आ रहा है, फिर सांस छोड़ो तो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ब्रीथ इन करोगे बहुत ज्यादा ब्रीथ इन कर रहे हो तो आपका पेट भी फूलता है। ठीक है, तो समझो सारी चीजों को। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, अदरवाइज एयर का लीकेज हो जाएगा बेटा। अगर ये कैविटी सील नहीं होगी, एयर टाइट कैविटी नहीं होगी, तो एयर का लीकेज हो जाएगा, ये वैक्यूम ही नहीं क्रिएट हो पाएगा। जो आपने सांस अंदर ली, लो सांस अंदर, और देखा कि पूरी एक कैविटी फूल गई, तो क्या हो गया, वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया, एयर के लिए स्पेस क्रिएट हो गया। अब बाहर से एयर अंदर गई है, ठीक है, पहले आपने वैक्यूम क्रिएट किया और इनहेल किया साथ में, जो इनहेल कर रहे हैं उससे वैक्यूम क्रिएट हुआ है एनाटॉमिकली, एंड देन आपकी एयर अंदर गई है। ऐसे देखने में वो पैरेलल प्रोसेसर लग रहा हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ब्रीदिंग, ये एक छोटा सा नोट्स लिख लेना। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, अगेन पोजीशन के अकॉर्डिंग, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, and left divided into inferior and superior and inferior। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है बताओ फटाफट, अच्छे बच्चे हो ना, ध्यान से सुन रहे हो सब कुछ, चलो बताओ ये स्ट्रक्चर लेफ्ट वाले में ऐसे क्यों दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे? हार्ट है, वेरी गुड, हार्ट है, तो हार्ट यहाँ पे ऐसे प्लेस्ड है। दैट्स व्हाई लेफ्ट लंग थोड़ा सा साइज में मतलब छोटा होता है एंड राइट लंग बड़ा होता है। और यही जो 3 चैम्बर है, अब यहाँ प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होंगी 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और यहाँ पे 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, देखते हैं इनको आगे। कार्डियक नॉच, इसी को टेक्निकली टर्म है कार्डियक नॉच। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ तुम्हें इंटरेस्टिंग। कार्डियक स्फिंक्टर, तुमने जब बात की कार्डियक स्फिंक्टर, दैट इज रिलेटेड टू स्टमक। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है बिल्कुल नहीं करनी है, कि कार्डियक का मतलब हार्ट, हार्ट के ही पोर्शन का बात हो रहा होगा, और बिल्कुल 101% गारंटी है कि ऑप्शन में हार्ट आएगा, नॉट प्रेजेंट इन अ हार्ट। ठीक है, इन वर्टिब्रल हार्ट, ऐसे ऑप्शन देगा तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, नहीं, कार्डियक नॉट प्रेजेंट इन लंग्स, मार्क कर लेना इस चीज को, ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट इन स्टमक, कोई रिलेशन नहीं है, उसने हार्ट के अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हार्ट, हार्ट की लोकेशन की वजह से लंग्स को कुछ मैनेज करना पड़ा है अपने साइज को, और स्फिंक्टर की लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक पोजीशन, दैट्स व्हाई वो कार्डियक स्फिंक्टर हो गया, और ये कार्डियक नॉच हो गया। किसमें रिपोर्टेड है? लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के भी किस पोर्शन में? सुपीरियर पोर्शन में। इतने 2-3 एमसीक्यू ऐसे बता रही हूँ मैं, ये देख लो। Now respiration involves in the following steps: breathing, pulmonary ventilation, ये कल भी बताया था, वही सीक्वेंस है एनसीईआरटी में।
CO2 rich alveolar air is released out. Diffusion of gases across alveolar membrane. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. आपको ये सारे स्टेप पढ़ने हैं मैकेनिकल पार्ट. मतलब जहाँ पे मैकेनिज्म आप देखोगे ना तब ये सारे स्टेप्स पढ़ने हैं. एक मिनट कुछ रह गया मेरे को कॉपी करना था. नहीं कंप्लीट हो गया. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अब स्टार्ट हो. एयर टाइट चैम्बर ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अब अगली हेडिंग जो है 17.2 ये रहेगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. तो आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए बेटा नेम ही इंडिकेट कर रहा है भैया मैकेनिज्म पढ़ना है. तो मैकेनिज्म पढ़ने के लिए पहले स्ट्रक्चर का सेटअप एकदम क्लियर होना चाहिए. हम कब मसल्स को मूव करा देंगे, हम कैसे एयर को इन कराएंगे, उसके लिए तुम स्ट्रक्चर अच्छे से रिवाइज कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे आज. इज इट क्लियर? टफ लग रहा है क्या? आकाश, मनाली, आसना, आयुष, फरिया, इकरा, टफ लग रहा है क्या बेटा? थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है यार ऑफलाइन ऑनलाइन वाला. बाकी टफ तो नहीं जाना चाहिए. बहुत स्लो चलता है अपना लेक्चर. हर चीज समझा समझा. नहीं लग रहा है ना? लिटिल बिट टफ है. लिटिल बिट टफ है उसको बेटा एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखा दो. जहां पे भी थोड़ा भी लिटिल बिट टफ लगे उस पर्सन पोर्शन को रिकॉर्डेड देखो. लेकिन जब तक ये तुम्हारे इमेज तुम्हारी दिमाग में ना बैठे छोड़ के आगे मत बढ़ो. ठीक है. एक बार को मुझसे परमिशन ले लो कि आज का होमवर्क नहीं करूंगा मैम, मेरे को ये लेक्चर हैवी हो गया. आई विल गिव यू परमिशन. बट ऐसा नहीं कि समझे नहीं और लगे पड़े हैं कुछ और. तो कल के लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है कि आज का पूरा अभी तक का जितना स्ट्रक्चर वगैरह समझा दिया है ये पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो. तभी आप मैकेनिज्म देख पाओगे कि समझ पाओगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस में किस तरीके से अब ये थोरेसिक कैविटी पैसेज सब इंटरेक्ट करेंगे आपस में. चलो टाटा बाय बाय. ध्यान रखो. खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो. चलो बाय बच्चे. रिवाइज करना अच्छे से. ठीक है. बाय.